हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक से टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जो टीडीएस और टीसीएस है। टीडीएस और टीसीएस में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट टीडीएस और टीसीएस दोनों क्यों लेती है? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? टीडीएस हमने काट लिया तो फिर हमें इसे जमा कराना होता है, तो इससे गवर्नमेंट को कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होता है और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? टीडीएस और टीसीएस एक ही चीज़ रख लेते, दो-दो चीज़ें क्यों रखी हैं? इन सब का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है, अब क्या है, हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 2021 गवर्नमेंट कहती है 2021 में आपने जो कुछ कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो आप क्या है इसकी असेसमेंट और इसका आप टैक्स फाइनल कैलकुलेट करके 2021 टू में आप जमा करा दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट अल्टीमेटली 2021 में उसके खर्चे तो यहाँ पर भी हैं पूरे 2021 में, तो वो क्या करती है गवर्नमेंट आपसे थोड़ा-थोड़ा करके 2021 में पूरा टैक्स ले लेती है लगभग। एंड 21-22 में केवल आपको रिटर्न फाइलिंग की और एक सेल्फ असेसमेंट में यदि आपका थोड़ा बहुत टैक्स बन रहा है तो वो जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यदि आपने यहाँ पर टैक्स नहीं जमा कराया तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट किस सेक्शन में चार्ज होता है? 234 ए बी सी, ये उनके तीन सेक्शन है। 234 ए अलग है, 34 बी, 234 सी, ये तीनों अलग अलग सेक्शन है। इस पर वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, तो इन पर वो इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट जो 2021 में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट टैक्स किससे कैसे कमाई करती है, वो तीन तरीके से कमाई करती है। एक टीडीएस के फॉर्म में, एक टीसीएस के फॉर्म में, एक एडवांस टैक्स के फॉर्म में। एडवांस टैक्स तो जैसे कि समझ में ही आ रहा है कि आपको ये एडवांस में ही पैसा देना पड़ेगा टैक्स का। आपको एक अपनी प्रोजेक्शन कर लीजिए, आपको इतना इनकम होगा, उस इनकम के ऊपर इतना टैक्स होगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको जमा कराना होता है। तो एडवांस टैक्स पे कभी कोई और वीडियो बना देंगे डिटेल में। अभी हम समझते हैं टीडीएस और टीसीएस का। अभी टीडीएस और टीसीएस ये एक ही क्यों नहीं है, ये दो दो लाने की जरूरत क्या पड़ी? अब हम इसको पहले तो हम टीडीएस को समझते हैं, फिर टीसीएस को समझेंगे, इनका नाम क्यों पड़ा ये भी समझेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले टीडीएस पे। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब क्या है कि टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाए सोर्स पर ही। सोर्स का मतलब जहां से वो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या है कि प्रॉफिट यदि किसी को हो रही है तो वहीं पर उससे टैक्स वसूल लिया जाए। अब टैक्स उससे वसूल लिया जाए जहां पर उसको प्रॉफिट हो रही है। अब यहाँ पर यदि हम एक एग्जांपल देखते हैं, एबीसी लिमिटेड, एक ये सेलर है और एक्स वाई जेड लिमिटेड बायर है। एबीसी लिमिटेड ने कुछ माल बेचा, ये 90 लाख रुपए का, और ये यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने खरीदा है। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड ने खरीदा है तो इसके लिए तो ये 100% कॉस्ट है। इसमें एक्स वाई जेड लिमिटेड को तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो एबीसी लिमिटेड को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब एबीसी लिमिटेड को जो प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया एबीसी लिमिटेड जो पैसा कमा रहा है इसका टैक्स उसको अभी मिल जाए। अब अभी मिल जाए तो इसके लिए उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो एबीसी लिमिटेड से ले ले या तो वो एक्स वाई जेड लिमिटेड से ले ले। लेकिन टीडीएस के केस में क्या होता है कि इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बायर क्या करेगा कि जब इसने 90 लाख का जो सर्विसेज खरीदी हैं या गुड्स खरीदे हैं, इसके ऊपर वो टैक्स को पहले डिडक्ट कर लेगा जो भी गवर्नमेंट ने रेट बता रखे हैं। ये कुछ रेट्स हैं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से वो रेट डिडक्ट करके फिर पेमेंट करेगा। मतलब 90 लाख में से यदि 90 लाख का रेंट है तो 10% काट लेगा, तो 9 लाख काट के 81 लाख की पेमेंट करेगा। अब ये 9 लाख रुपीज काट लिए, एबीसी लिमिटेड को तो 89 लाख रुपीज मिले, 90 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। मतलब 9 लाख रुपीज तो टैक्स के हैं उसके। अब टैक्स के जो उसके रुपए हैं तो वो अल्टीमेटली एबीसी को मिलने चाहिए थे, एबीसी को बेनिफिट मिलना चाहिए था। काट तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने लिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ये जो 9 लाख रुपीज काटे हैं वो एक्स वाई जेड लिमिटेड जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएगी। अब गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दी, लेकिन किसके नाम से जमा कराए हैं? तो इसके लिए एक्स वाई जेड लिमिटेड को एक डिटेल देनी होती है, डिटेल जिसको अपन रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न ये किस में देगा, ये रिटर्न फॉर्म 26 क्यू में देगा। फॉर्म 26 क्यू में ये लिख के भेजेगा कि भैया एबीसी लिमिटेड, जिसका पैन नंबर ABCD XYZ ये है, एंड इसको हमने पेमेंट करते टाइम पे 90 लाख की पेमेंट करनी थी, जिसमें से हमने 9 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया, जिसको हमें रेंट की पेमेंट करनी थी, और ये रहे उसके 9 लाख रुपए, और उसको हमने गवर्नमेंट के यहाँ पर इस चालान से जमा करा दिया। तो उसका बेनिफिट अब एबीसी लिमिटेड को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि एक्स वाई जेड लिमिटेड यदि ये डिटेल
गवर्नमेंट को नहीं देती है तो एबीसी लिमिटेड को 9 लाख रुपीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अल्टीमेटली एक्स वाई जेड लिमिटेड को ये डिटेल फाइल करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास कि हमने इसके 9 लाख रुपीज काटे। अब ठीक है, अब भैया गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, ये भी तो समझना जरूरी है। अब इसमें जो टीडीएस में जनरली जिन जिन चीजों पर टीडीएस, जिन जिन ट्रांजेक्शन्स पर टीडीएस कटता है, उन ट्रांजेक्शन्स में आप एक कॉमन चीज को नोटिस करेंगे। ये चीजें कहीं लिखी नहीं है बट यू कैन फील इट कि क्या है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड के ऊपर यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है तो गवर्नमेंट का मानना ऐसा रहता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है ये बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहा होगा यदि आप इसको फील करेंगे, और एबीसी लिमिटेड जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रही होगी। अब जैसे कि क्या है कि रेंट का केस लेते हैं, रेंट के केस में क्या है, यदि एबीसी लिमिटेड रेंट की सर्विस देती है एक्स वाई जेड लिमिटेड को, तो इसमें प्रॉपर्टी कई लोगों की होती है। कहीं पर किसी का ऑफिस है, उसने एक छोटी सी, उसके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में उसने कई लोगों को रेंट पे दे रखा है। अब इसकी क्या रेंटल इनकम हो रही है एबीसी की, तो एबीसी की जो रेंटल इनकम हो रही है इस पे एक्स वाई जेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तुम इसका टीडीएस काट के जमा करो। अब यदि एक्स वाई जेड लिमिटेड ऐसा नहीं करता है, भूल जाता है, तो फिर क्या होगा कि एक्स वाई जेड लिमिटेड का जो इसने खर्चा किया, खर्चा इसका क्या है, इसने रेंट की सर्विस ली है, रेंट की सर्विस लेने पे इसने पेमेंट किया और ये रेंट उसका खर्चा है, तो इसका ये खर्चा ही डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब कि क्या है कि एक तो 90 लाख रुपए तुमने इसको रेंट के पे किए, ऊपर से एक्स वाई जेड लिमिटेड को 90 लाख रुपए का वो प्रॉफिट में से कम नहीं होंगे, और 90 लाख रुपए का अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगी तो 90 लाख रुपए पे टैक्स देगा। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड तो भैया मानेगा ही नहीं, वो तो कहेगा कि मुझे तो टैक्स काटना ही है, काटना है। तो अब क्या है कि एबीसी लिमिटेड भैया पकड़ा जाएगा अब तो गवर्नमेंट के यहाँ पर। एक्स वाई जेड लिमिटेड ने टैक्स काट लिया, एबीसी लिमिटेड बेचारा अब कुछ कर नहीं सकता, यदि उसको अपनी सर्विसेज देनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड को, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड तो उसी से सर्विस लेगा जो अपना टीडीएस कटवाएगा, और वो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा। अब पकड़ा गया एबीसी लिमिटेड, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है, और उसको पता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 90 लाख रुपए दिए थे, 9 लाख रुपए टैक्स के थे। अब वो एबीसी लिमिटेड अपनी रिटर्न में फाइल करेगा, तो उसमें वो अपना टर्नओवर एटलीस्ट 90 लाख से तो कम दिखाई नहीं पाएगा। अब उसका ये हो सकता है कि यदि मान लो कि 9 लाख रुपए टीडीएस काटा था और मान लो उसके खर्चे इतने आ गए कि उसकी मान लो प्रॉफिट जीरो हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, तो फिर वो बाद में रिफंड ले लेगा। लेकिन गवर्नमेंट को अभी यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि एबीसी लिमिटेड कितना कमाएगा कितना नहीं कमाएगा। टीडीएस के केस में, टीडीएस केस में तो ये कहता है कि भैया पहले टीडीएस काट लो, यदि एबीसी लिमिटेड की कोई प्रॉफिट नहीं होती है फ्यूचर में तो हम भैया रिफंड कर देंगे तुम्हारा पैसा, लेकिन अभी तो टीडीएस काट लो। अब आप एक चीज और देखेंगे, किसी में रेट कम है किसी में ज्यादा है, तो इसको यदि आप एक छोटा सा फील लेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि इसमें रेट ज्यादा क्यों है और इसमें कम क्यों है। अब रेंट के केस में यदि आप देखोगे 10% और कॉन्ट्रैक्टर के केस में देखोगे 2% है। अब रेंट के केस में बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको प्रॉपर्टी का रेंट की इनकम है, रेंटल इनकम पे यदि आप देखेंगे तो खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होते होंगे। तो इस पे क्या है कि मतलब एबीसी लिमिटेड की अच्छी खासी इनकम होती है रेंट पे, क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे नहीं। यदि 90 लाख का रेंट है तो खर्चे कितने हुए होंगे, 10 20 30 हजार के हुए होंगे, बाकी की 40 50 हजार की तो इनकम है ही सीधी सीधी। और 25 हजार, ये 50 हजार की इनकम है तो 50 हजार पे यदि 30% का एप्लीकेबल टैक्स रेट है तो 5 तिया 15, 15 हजार का टैक्स बैठता है। तो अब 10% यदि टैक्स 9 हजार रुपए ले भी लिया है तो क्या ज्यादा ले लिया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में यदि आप सोचेंगे तो इसमें जनरली क्या है, इनके थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ रहती है, मटेरियल प्लस सर्विसेज। मान लो एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें क्या है कि इनके पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है, तो जिसके कारण से इन्होंने क्या है कि ट्रांजैक्शन पे 2% काटा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबीसी लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्ट के केस में थोड़ी सी कम होगी। अब प्रोफेशनल फीस का केस ले लो, अब इसमें तो क्या है कि हमने प्रोफेशनल सर्विसेज दी है, इसमें क्या है मैन पावर की सैलरी की मेजर कॉस्टिंग है। अब यदि हमने एक दिन में जो हमने उससे 1 लाख रुपए की मान लो प्रोफेशनल सर्विसेज दी, तो वो एक दिन में कितना ही कमाता होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, 20 हजार होगी पर डे की, 30 हजार होगी मान के चलते हैं, तब भी उसको 70 हजार का बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। तो 70 हजार पे यदि 30% का टैक्स रेट है तो ये हो गया आपका 21,000 का, तो उसने यदि आपसे 10% ले भी लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। तो इस हिसाब से इन्होंने ये लगभग टैक्स रेट डिसाइड किया। हालांकि ये कोई वो नहीं है लॉजिक, बेसिकली डिटेल्ड लॉजिक नहीं है, बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये टैक्स रेट के पीछे। अब आपको ये टीडीएस का बेसिक एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक्स वाई जेड, अब आप देखेंगे कि रेंटल के केस में
अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे। रेंटल के केस में आप देखेंगे कि रेंट जनरली जो रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देती है वो प्रॉपर्टी के ओनर जनरली आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलेंगे, इसलिए लाइबिलिटी डाल दी ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर। उसका रेंट हमने कंपनी ने ले रखा है, कंपनी ने रेंटल पे प्रॉपर्टी ले रखी है, अपना ऑफिस खोल रखा है, तो अब कंपनी भैया जमा कराएगी टैक्स इसका। अब ये भैया टैक्स से नहीं बच सकता एबीसी लिमिटेड। ऐसे ये प्रोफेशनल फीस के केस में कर रखा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में लग कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एबीसी इस टाइप की जो सर्विसेज देने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर ये आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलेंगे। हालांकि प्रोफेशनल फीस में आप कहेंगे, एक आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है, लेकिन क्या है कि बेसिकली इन्होंने एक ये तो जस्ट मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर बताया। अब इसमें क्या प्रोफेशनल फीस में कभी कभी होता है कि जो फ्रीलांसिंग वाले होते हैं वो भी प्रोफेशनल सर्विसेज दिए जा रहे होते हैं और उनका कुछ ट्रैक नहीं हो पाता है, तो ये बेसिक रीजन है। अब हम आते हैं टीसीएस पर। अब टीसीएस बेसिकली क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें हमें कलेक्ट करना है भैया। इसमें हमें देना ही ना कुछ नहीं, हमें कलेक्ट करना है। और किस किस टाइम पर कलेक्ट करना है? सोर्स पर, जहां से सोर्स उत्पन्न हो रहा है पैसे की, जहां पर बात हो रही है। अब हम आते हैं कि एबीसी लिमिटेड, इसमें हम सेम एग्जांपल लेते हैं। आप ऊपर वाली स्लाइड में भी देखेंगे कि यहाँ पर एबीसी लिमिटेड सेलर था, और नीचे वाली स्लाइड में भी देखेंगे इस एबीसी लिमिटेड सेलर ही है, एक्स वाई जेड लिमिटेड बायर ही है। लेकिन अब टीसीएस के केस में देखते हैं। एबीसी लिमिटेड यदि सेलर है तो इस सेलर को पैसा मिलेगा जो इसने माल बेचा है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, यदि तुमने माल बेचा है ना तो भैया हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड पे ना शक है, ये भैया पैसा टैक्स का जमा कराएगा कि नहीं कराएगा, इसलिए क्या है ना इसके साथ साथ ना तुम टैक्स भी वसूल करो। अब आप देखना ये ट्रांजेक्शन आपको खुद ही फील आएगा कि नहीं टीसीएस मतलब ऐसा होना चाहिए था। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे एक एग्जांपल आप ये लीजिए, बुलियन डेट एक्सीड दी ओवर 2 लाख, ज्वेलरी डेट एक्सीड दी ओवर 5 लाख रुपीज। अब इसमें बेसिकली क्या है कि बुलियन कौन लोग खरीदता है? कंपनी, मान लो इसमें सेलर एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड की एक दुकान है, उसमें बढ़िया सा उसमें लगे हुए हैं बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी सब कुछ लगा हुआ है, और आपने ये ज्वेलरी खरीदने गए हो। इसमें ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम जाएंगे, आप जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो भैया वो लोग तो टैक्स नहीं देंगे। यदि उन्होंने ज्वेलरी खरीदी है तो भैया मोटा पैसा कहीं ना कहीं से कमा रहे होंगे। तो अब जो वो मोटा पैसा कमा रहे हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए भैया इन्होंने उसमें टीसीएस लगा दिया कि भैया तुम उनसे ना अब पैसा और भी लो। एक तो 2 लाख रुपए तुम लो ही टी ज्वेलरी के नाम पे, और एडिशनल पैसा और लो। तो भैया उन्होंने एडिशनल पैसा और लेंगे। यदि अब पैसा ले लिया तो एडिशनल पैसा जो लिया है इन्होंने 1%, तो ये गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे। अब जमा कराने के बाद क्या होगा कि इसमें ये डिटेल देंगे, हमने ये एक्स्ट्रा पैसा जो है भैया इस पर्टिकुलर बंदे से लिया है। अब जो पैसा लिया है तो इसका वो उसमें पैन नंबर डालेंगे, जिसके बेसिस पे ये टीसीएस की रिटर्न फाइल करेंगे। टीसीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद टीसीएस की रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होती है? 27 में। अब जब ये 27 फाइल कर देंगे, जो जो उन्होंने टीसीएस काटा है वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा भी कराएंगे। और टीसीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद ये जो क्रेडिट है उनके फॉर्म 26 में दिखाई देने लगेगा एक्सवाइजेड लिमिटेड के। ठीक है, अब आप इसमें एक और चीज देखिए, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख। इसमें मोटर व्हीकल कौन परचेज करता है? जनरली एक आम आदमी परचेज करता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड को आप मान लीजिए एक आम आदमी है, इंडिविजुअल, हम और आप जैसे लोग हैं। यदि हमने 10 लाख की गाड़ी परचेज करी है तो भैया हमारे पास कुछ पैसा ईसा एक्स्ट्रा हम कमाते होंगे, तभी तो हमने परचेज करी। इन लोगों को पकड़ने के लिए भैया इन्होंने क्या है, टीसीएस मतलब तुम 10 लाख के साथ साथ कुछ और भी परचेज करो। यहाँ पे किसका शोरूम होगा भैया? यहाँ नेक्सा का शोरूम होगा, यहाँ पर फोर्ड का शोरूम होगा। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तुम टैक्स कलेक्ट करो और जमा कराओ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना मुश्किल होता है। यहाँ पे नेक्सा का एक शोरूम है, यहाँ पे खरीदने वाले 25 लोग हैं। गवर्नमेंट 25 लोगों को पकड़ेगी कि एक लोग को पकड़ेगी? एक लोग को पकड़ के टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा आसान है, इसलिए एबीसी लिमिटेड को पकड़ लिया भैया यहाँ पर। ऐसे ही आप अब इसमें देख लीजिए, ये स्क्रैप डीलर में देख लीजिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के यहाँ पे बहुत ज्यादा स्क्रैप निकलता है, और स्क्रैप डीलर बहुत सारे होते हैं छोटे मोटे। अब एबीसी लिमिटेड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके यहाँ पे भैया स्क्रैप डीलर स्क्रैप निकला है। अब स्क्रैप किसको बेचेंगे? स्क्रैप डीलर को बेचेंगे। स्क्रैप डीलर बड़े सारे होते हैं, हर एक स्क्रैप डीलर कोई किसी टाइप का माल लेता है, कोई किसी टाइप का, कोई सारे टाइप का लेता है।
अब स्क्रैप डीलर ने भैया माल परचेज कर लिया, स्क्रैप डीलर की तगड़ी कमाई होती है लेकिन फिर भी मान लो उनसे टैक्स नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एबीसी लिमिटेड की लाइबिलिटी है कि स्क्रैप डीलर को स्क्रैप यदि तुमने बेचा है तो तुम इससे ना 1% एक्स्ट्रा और पैसा लोगे। स्क्रैप बेचोगे, पैसा आपको मिलेगा और 1% एक्स्ट्रा लोगे और फिर आप उसकी रिटर्न में दिखाओगे कि इस फलाने पैन नंबर वाले स्क्रैप डीलर से को हमने अपना स्क्रैप बेचा है। तो अब गवर्नमेंट अपने आप उनको पकड़ पाएगी, एक ट्रैकिंग हो जाएगी। तो ये बेसिक टीसीएस का फंडा है। तो ये बेसिक लॉजिक है कि इन्होंने कुछ चीज़ों में टी कुछ ट्रांजैक्शंस में इन्होंने टीसीएस रखा, कुछ ट्रांजैक्शंस में इन्होंने टीडीएस रखा। ये बेसिकली गवर्नमेंट की थिंकिंग है रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, जहाँ से ये ट्रैकिंग कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग। एक बार ट्रैकिंग हो गई, वो पकड़ सकते हैं बंदे को। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक में बस इतना ही। बाय बाय।